जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द स्टडी ओशियन पर। दोस्तों, आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी का चौथा क्लास लेने वाले हैं। और दोस्तों, इस क्लास में हम लोग जो पिछले क्लास में भारत के पड़ोसी देश को स्टार्ट किए थे उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए ये उस वीडियो का दूसरा पार्ट है। यानी कि दोस्तों, हम लोग भारत के पड़ोसी देशों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं जो हमारे एग्जाम के नज़र से इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, उनके बारे में हम लोग समझ रहे हैं। तो दोस्तों, भारत के 7 पड़ोसी देश हैं जो स्थलीय सीमा से बॉर्डर लगाते हैं, जिनमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके अलावा नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश, ये 4 देशों के बारे में आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग पेन और कॉपी लेकर के बैठिएगा और जो भी मैं बताऊंगा उसको नोट डाउन करते हुए चलेंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भारत के पड़ोसी देश का सेकेंड पार्ट। तो इसमें दोस्तों हम लोग सबसे पहले भारत का जो बॉर्डर नेपाल के साथ लगता है, तो यहाँ से क्या क्या फैक्ट बनते हैं हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है। तो भारत और नेपाल की सीमा से जुड़े महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों। देखिए, क्लास हम लोगों का स्टार्ट हो रहा है। तो ये हम लोग देखते हैं भारत और नेपाल की सीमा से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य। इसमें देखिए दोस्तों, ये हमारा इंडिया है, प्यारा प्यारा भारत है इंडिया, और यहाँ पर ये नेपाल है। आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो ग्रीन वाला है ये नेपाल है, ठीक है दोस्तों। यहाँ मतलब जो नेपाल है वो 3 तरफ से इंडिया से घिरा हुआ है। ये देखिए, 3 तरफ से नेपाल इंडिया से घिरा हुआ है। और उत्तर की ओर जो नेपाल है यह तिब्बत के साथ सीमा बनाता है। किसके साथ सीमा बनाता है? तिब्बत के साथ। और दोस्तों, तिब्बत जो है वो स्वतंत्र कोई देश नहीं है, बल्कि इस पर चीन का नियंत्रण है, ठीक है। इस पर चीन का नियंत्रण है। तिब्बत पहले एक स्वतंत्र देश हुआ करता था, लेकिन आपको पता होगा कि 1959 में चाइना द्वारा तिब्बत को ऑक्युपाइड कर लिया गया, यानी कि इस पर नियंत्रण कर लिया गया, ठीक है दोस्तों। तो नेपाल उत्तर की ओर तिब्बत यानी कि चीन के साथ सीमा बनाता है, और बाकी 3 ओर से यह इंडिया से घिरे हुए हैं, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग पढ़ते हैं इंडिया की नज़र से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे हमारे एग्जाम में जो पूछे जाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग नोट डाउन करते हुए चलिएगा। जो नेपाल का बॉर्डर है वो इंडिया के साथ 1751 किलोमीटर का बॉर्डर लगता है। एक बात मैं आपको और बताऊं दोस्तों कि यह इंडिया के साथ लगने वाला चौथा सबसे बड़ा बॉर्डर लगाने वाला देश है। आपको पता है, बचपन में MBA किया, पिछले क्लास में हम लोग हिस्ट्री को पढ़े थे। बचपन में MBA किया। अभी थोड़ी लिखने में हाथ नहीं बैठ रहा है। बचपन में MBA किया। तो ब से बांग्लादेश 4096 किलोमीटर का बॉर्डर, फिर च से चीन 3488 किलोमीटर का बॉर्डर, फिर पाकिस्तान 3323 किलोमीटर का बॉर्डर, यानी कि 3323 किलोमीटर का बॉर्डर, और फिर नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर। तो नेपाल जो है वो चौथा सबसे लंबा बॉर्डर, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर इंडिया के साथ लगाता है। तो आज हम लोग यही नेपाल के बारे में पढ़ रहे हैं दोस्तों। मैं बिल्कुल सीक्वेंस से ये नहीं पढ़ा रहा हूँ, बल्कि मैं इंडिया के एक तरफ से बॉर्डर को पढ़ते हुए चल रहा हूँ, ठीक है। यानी हम लोग लेंथ के आधार पर नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि हम लोग सीक्वेंस से पढ़ रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले पाकिस्तान के बारे में पढ़ा, फिर अफगानिस्तान के बारे में पढ़ा, फिर चाइना के बारे में पढ़ा, अब नेपाल के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके बाद भूटान, म्यांमार और फिर बांग्लादेश के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो जो इंडिया के साथ नेपाल का बॉर्डर लगता है उसकी लंबाई कितनी है? 1751 किलोमीटर, ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके बाद ये दोस्तों, जो नेपाल है वह देखिए 5 राज्यों से घिरा हुआ है। इधर ये उत्तराखंड है, पश्चिम में उत्तराखंड, दक्षिण में उत्तर प्रदेश और बिहार। यहाँ पर देखिए पश्चिम बंगाल का बॉर्डर थोड़ा सा लगता है, और यही कंफ्यूज करता है हमें एग्जाम में। आपसे पूछा जाता है कि नेपाल के साथ किस राज्य की सीमा नहीं लगती है, तो उसमें मैक्सिमम लोग जो बताते हैं वो पश्चिम बंगाल से कंफ्यूज होते हैं। तो ध्यान रखना है कि पश्चिम बंगाल की सीमा भी नेपाल के साथ लगती है।
5 ऐसे राज्य हैं दोस्तों, ये याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 5 ऐसे राज्य हैं जो नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है। इधर पश्चिम में देखिए उत्तराखंड है, और पूर्व में देखिए यहाँ पर ये सिक्किम है, यहाँ पे ये सिक्किम है, और यहाँ पर देखिए ये उत्तराखंड है, ठीक है। तो 2 तो ये हो गए, बाकी दक्षिण की ओर देखिए ये 3, ये उत्तर प्रदेश, ये बिहार, और इसके यहाँ पर ये देखिए पश्चिम बंगाल, येलो कलर वाला, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे पश्चिम बंगाल। तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ये सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है नेपाल के साथ बॉर्डर। तो ये आप बिल्कुल याद कर लेंगे। और याद कैसे होगा? बार बार मैप देखने से याद होगा दोस्तों। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने स्टडी टेबल के पास, यानी कि जो आपका स्टडी रूम है, वहाँ पर आप लोग एक इंडिया का मैप, अच्छा इंडिया के 2 मैप होते हैं, इन दोनों को आप लोग रख लेंगे अपने स्टडी रूम में। एक इंडिया का पॉलिटिकल मैप होता है, एक इंडिया का फिजिकल मैप होता है, यानी कि एक होता है राजनीतिक मैप और एक होता है प्राकृतिक मैप। इन 2 मैप को आप अपने स्टडी रूम में रख लेंगे दोस्तों, तभी आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। और जो भी मैं बताऊं उसको अपने मैप में ज़रूर देखें कि वह कहाँ पर है, तभी पढ़ने में मज़ा आएगा आपको। नहीं तो मैं पढ़ाता जाऊंगा, आप पढ़ते जाएंगे, फिर धीरे 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 बोरिंग सा लगेगा। लेकिन यह इंटरेस्टेड तब बनेगा जब आप भी अपने स्तर पे मेहनत करें, आप भी मैप में देखें, चीज़ों को ढूंढें। यकीन करिए अगर आप इतना करेंगे तो आपको ज्योग्राफी में बहुत मज़ा आने वाला है, और ज्योग्राफी के 100% क्वेश्चन आपसे सॉल्व होंगे। बस आप लोग मैप जरूर बनाइए, और कॉपी में भी संभव हो तो अपनी नोटबुक में भी मैप बनाते हुए चीज़ों को लोकेट करते हुए चलिए, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट था। अब देखिए इसमें हम लोग जितना भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है परीक्षा की दृष्टि से, उसमें हम लोग समझते हैं। जैसे एक तो हमने देख लिया, जो बॉर्डर लगता है वो 1751 किलोमीटर, ये आप लोग याद रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों आपको पता है, आपने बचपन में पढ़ा होगा कि नेपाल ऐसा देश है जो कभी भी किसी देश का गुलाम नहीं बना था। तो वास्तव में इसकी कहानी मैं बताता हूँ दोस्तों आप लोगों को। देखिए कहानी क्या है वो समझिए थोड़ा सा। तो वास्तव में दोस्तों चलिए आइए हम लोग देखते हैं नेपाल के साथ जो भी हमारे इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान से समझिएगा कि भारत के साथ जो नेपाल की सीमा है वो 1751 किलोमीटर, ये मैंने अभी बताया था आपको, तो इसको याद कर लेंगे, 1751 किलोमीटर, ठीक है। अब आप लोगों ने बचपन से ही ऐसा पढ़ा होगा कि नेपाल ऐसा देश है जो कभी भी किसी देश का गुलाम नहीं रहा है। तो आइए देखते हैं कि ये क्यों नहीं गुलाम रहा। देखिए दोस्तों, नेपाल जो है वो एक पर्वतीय देश है। यहाँ से हिमालय पर्वत श्रेणी आगे आप पढ़ेंगे हिमालय के बारे में। तो हिमालय पर्वत श्रेणी, अच्छा पर्वत और पर्वत श्रेणी क्या होता है, कोई एक होता है तो वो पर्वत होता है। देखिए जब कोई ऐसा एक पर्वत होगा, पर्वत आपने देखा होगा, अगर वास्तव में नहीं देखा होगा तो मूवी वगैरह में देखा होगा पर्वत पहाड़ क्या होता है, तो अभी समझिए ये पर्वत हो गया। तो जब ये पर्वतों का एक चयन हो, बहुत दूर तक पर्वतों का एक चयन हो, तो इसको पर्वत श्रेणी कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर नेपाल में 3 पर्वत श्रेणियां हैं, ये हिमालय के ही 3 पार्ट हैं, ठीक है। ये 3 पर्वत श्रेणियां हैं। सबसे उत्तर वाले को क्या कहते हैं, बृहद हिमालय कहते हैं या महान हिमालय कहते हैं। मध्य वाले को क्या कहते हैं, लघु हिमालय कहते हैं। और सबसे दक्षिण वाले को क्या कहते हैं, शिवालिक हिमालय कहते हैं। तो हिमालय की 3 श्रेणियां हैं और नेपाल से तीनों ही श्रेणियां जाती हैं। इसका मतलब ये है कि नेपाल जो है वो पूरी तरीके से एक पर्वतीय देश है। दोस्तों यहाँ जो नेपाल है यह एक पर्वतीय देश है, ये ध्यान रखेंगे, पर्वतीय देश है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा कि जो वर्ल्ड का, पूरे वर्ल्ड का, एशिया का तो है ही है, पूरे वर्ल्ड का जो सबसे ऊंचा पर्वत है, पर्वत चोटी, जो सबसे ऊंचा पर्वत चोटी है माउंट एवरेस्ट, आपने पढ़ा होगा, जिसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। तो दोस्तों नेपाल में ही है। तो नेपाल वास्तव में बहुत ही यहाँ पर है वो। तो वास्तव में दोस्तों जो नेपाल है वो है एक पर्वतीय देश है, ये ध्यान रखेंगे। यहाँ पे बहुत सारे माउंटेन हैं और वहाँ से बहुत सारे जो नदियाँ हैं उनका ओरिजिन होता है, यानी कि उद्गम होता है, वहाँ से नदियाँ निकलती हैं। तो यह एक पर्वतीय देश है दोस्तों नेपाल। तो हुआ ये कि जब अंग्रेज इंडिया पे अपना नियंत्रण स्थापित कर लिए, धीरे धीरे इंडिया को गुलाम बना लिए, तो वो नेपाल की ओर बढ़े, यानी कि वो आगे बढ़े और नेपाल के राजा के साथ ब्रिटिश सरकार का युद्ध हुआ। मतलब यहाँ तो दोस्तों नेपाल जो है वो है पर्वतीय देश है और हिमालय की तीनों श्रेणियां यहाँ से जाती हैं। तो यहाँ
जो ब्रिटिश सरकार थी ब्रिटिश सरकार ने जब इंडिया पर नियंत्रण स्थापित कर लिया तो वो नेपाल की ओर आगे बढ़ी और नेपाल के राजा थे, नाम इम्पोर्टेंट नहीं है, नेपाल के राजा और ब्रिटिश गवर्नमेंट के मध्य 1814 से लेकर के 1814 से लेकर के 1816 के मध्य 1814 से लेकर के 1816 तक दोस्तों आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था। दोनों के मध्य एक भयंकर युद्ध हुआ था, मतलब बहुत लंबे समय तक युद्ध चला था, जिसे आंग्ल नेपाल युद्ध के नाम से जाना जाता है, 1814 से लेकर के 1816 तक। फिर 16 में क्या हुआ, इन दोनों के मध्य समझौता हो गया, ठीक है, ब्रिटिश सरकार के बीच में और नेपाल के राजा के बीच में, जिसे इतिहास में सुगौली की संधि कहा जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद कर लेंगे, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। सुगौली की संधि कब हुई थी? तो दोस्तों जो सुगौली की संधि हुई थी वो 1816 में हुई थी। किसके बीच में हुआ था? नेपाल के राजा, नाम इम्पोर्टेंट नहीं है, नेपाल के राजा और ब्रिटिश सरकार के बीच में 1816 में सुगौली की संधि हुई थी, ठीक है। अब देखिए इस संधि में हुआ क्या था, तो दोस्तों इस संधि में इंडिया और नेपाल के बीच में जो बॉर्डर है उसको डिसाइड कर दिया गया था, मतलब कि निर्धारित कर दिया गया था, ठीक है। और कहा गया कि भाई ब्रिटिश सरकार ने कहा कि इस बॉर्डर के आगे हम नहीं जाएंगे, आप यहाँ पे शासन करिए, और बदले में ब्रिटिश सरकार की भी उस समय की कुछ डिमांड्स थी। तो इन दोनों के बीच में समझौता हुआ था 1816 में, जिसे सुगौली की संधि के नाम से जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। जो मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ वो ये, ध्यान से समझिएगा, इसी सुगौली की संधि के द्वारा यहाँ पर देखिए दोस्तों उत्तराखंड है और ये नेपाल है, उत्तराखंड और नेपाल, इनके बीच में एक नदी यहाँ पे है, यहाँ पर दोस्तों एक नदी प्रवाहित होती है और इस नदी को काली नदी के नाम से जाना जाता है। किस नदी के नाम से? काली नदी के नाम से। तो काली नदी आपसे पूछा जाता है कि किन दो के बीच में प्रवाहित होता है, तो उत्तराखंड और नेपाल के बीच में प्रवाहित होती है। काली नदी को दोस्तों शारदा नदी के नाम से भी जाना जाता है, तो ये ध्यान रखेंगे, काली नदी को शारदा नदी के नाम से भी जाना जाता है। और जो काली नदी है यही इंडिया और नेपाल के बीच में प्राकृतिक सीमा बनाती है, और इंडिया का मतलब कौन सा पार्ट? उत्तराखंड। तो उत्तराखंड और नेपाल के बीच में काली नदी प्राकृतिक सीमा बनाती है, ये नोट डाउन कर लेंगे, ये आपके नोट्स में ऐड नहीं है, तो ये आप नोट कर लेंगे। काली नदी उत्तराखंड और नेपाल के बीच में प्राकृतिक सीमा बनाती है। दोस्तों ये जो काली नदी है, ये यहाँ पर एक झील है जिसे काला पानी झील कहते हैं। क्या कहते हैं? काला पानी झील, काला पानी झील कहते हैं। यहीं पर लिम्पियाधुरा नामक स्थान भी है, लिम्पियाधुरा है, यहीं पर काला पानी है। और दोस्तों यहीं पर लिपुलेख दर्रा भी है, आगे आप लोग पढ़ेंगे। तो लिपुलेख दर्रा हो या काला पानी हो या लिम्पियाधुरा हो, उस पर विवाद है उत्तराखंड और नेपाल के बीच में। उत्तराखंड मतलब भारतीय सरकार, तो भारत सरकार और नेपाल के मध्य इस एरिया को लेकर के डिस्प्यूट है, यानी कि विवाद है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ से जो काली नदी निकलती है और ये आती है काली नदी, यहाँ पे ऐसे इस तरीके से आती है, इधर से निकल करके ये काली नदी बॉर्डर बनाती है, ये आप जरूर ध्यान रखेंगे। काली नदी को ही शारदा नदी के नाम से जाना जाता है। फिर दोस्तों देखिए यहाँ पर इस वाले पार्ट में, यहाँ पर इस वाले पार्ट में जो इंडिया और नेपाल के बीच में बॉर्डर है, यहाँ पर ये पर्वतीय क्षेत्र है, शिवालिक पर्वत का दक्षिणी पार्ट है। यहाँ पर अभी मैंने बताया था आपको, नेपाल से 3 हिमालयी श्रेणियाँ जाती हैं, यहाँ पे ये शिवालिक श्रेणी है, इसके ऊपर लघु श्रेणी है और इसके ऊपर बृहद श्रेणी है, और ये तीनों ही हिमालय के पार्ट हैं, बृहद हिमालय, फिर लघु हिमालय और फिर शिवालिक हिमालय। तो बृहद, लघु और शिवालिक, तो शिवालिक का जो दक्षिणी पार्ट है वास्तव में वही इंडिया और नेपाल के बीच में बॉर्डर बनाता है। जैसे यूँ समझिए इसको, जैसे दोस्तों यहाँ पे ऐसे समझिए कि ये हो गया बॉर्डर और यहाँ पर शिवालिक श्रेणी है। तो शिवालिक श्रेणी पर जो नियंत्रण है वो पूरी तरीके से नेपाल का है, लेकिन शिवालिक श्रेणी के ठीक दक्षिण में, यहाँ पर दक्षिण में बॉर्डर है इंडिया और नेपाल का। वास्तव में ये खुला बॉर्डर है,
यानी कि प्राकृतिक बॉर्डर है और ये खुला हुआ है, मतलब इसको किसी भी तरीके से घेरा हुआ नहीं है या बाड़बंदी नहीं की गई है। और देखिए इस पर्वत के दक्षिण में यहाँ पे पथरीली भूमि है, पथरीली भूमि है। शिवालिक श्रेणी के दक्षिण में यहाँ पे इस वाले एरिया में यहाँ दोस्तों पथरीली भूमि है, और इस पथरीली भूमि को भाबर कहते हैं। क्या कहते हैं? भाबर कहते हैं, भाबर। पथरीली भूमि को भाबर कहते हैं। और पथरीली भूमि के दक्षिण में यहाँ पे इसी वाले एरिया में दलदली क्षेत्र है। तो इसको ज़्यादा आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बस ध्यान रखना है इधर नेपाल है, नेपाल है, और इधर इंडिया है, भारत है, ठीक है, भारत। और इन दोनों के बीच में जो प्राकृतिक सीमा बनाता है वो 3 लोग मिलकर बनाते हैं। 3 लोग कौन कौन है? एक शिवालिक श्रेणी, और शिवालिक श्रेणी पर पूरा जो नियंत्रण है वो नेपाल का ही है। ध्यान रखना है कि शिवालिक श्रेणी बीच में नहीं है, वो नेपाल में ही है। इसके अलावा जो भाबर क्षेत्र है, भाबर पथरीली क्षेत्र है, एक 10 किलोमीटर की एवरेज 8 से 10 किलोमीटर की पट्टी पड़ती है जो पथरीली भूमि है, और यही 8 से 10 किलोमीटर की जो पट्टी है ये बॉर्डर बनाती है इंडिया और नेपाल के बीच में। तो इसे भाबर का क्षेत्र कहते हैं, और यहीं पर दलदली क्षेत्र है, इसको तराई कहते हैं। तो शिवालिक, भाबर और तराई ये तीनों ही मिल करके इंडिया और नेपाल के बीच में बॉर्डर बनाते हैं। और यहाँ पे पश्चिम में काला पानी से निकल करके जो काली नदी है, उस काली नदी के द्वारा उत्तराखंड और नेपाल के बीच में बॉर्डर बनाया जाता है, और यहाँ पे उत्तर प्रदेश और बिहार के साथ नेपाल का बॉर्डर लगता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप ध्यान रखेंगे, यानी नेपाल के साथ जो इंडिया का बॉर्डर लगता है वो पूरी तरीके से नेचुरल बॉर्डर है, प्राकृतिक बॉर्डर है। ठीक है दोस्तों, और ये सुगौली की संधि के द्वारा निर्धारित किया गया था। 1816 में सुगौली की संधि हुई थी, इसीलिए सुगौली की संधि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये याद कर लीजिएगा आप लोग। चलिए आइए देखते हैं दोस्तों, हम लोग भारत और नेपाल के बीच में 1751 किलोमीटर की लंबी खुली बॉर्डर है, यानी कि इसको बाड़बंदी नहीं की गई है, ये ध्यान रखेंगे, खुला है और इंसानी आवागमन होता है। ठीक है, और यह सीमा जो है वो कितने राज्यों से लगता है? तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, 5 राज्य हैं, तो ये ध्यान रखेंगे दोस्तों। और इसमें एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जो पश्चिम बंगाल है ये कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, तो पश्चिम बंगाल ध्यान रखेंगे। बाकी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और सिक्किम ये तो याद रहता है, पश्चिम बंगाल ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, 1816 में हुई सुगौली की संधि ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था और नेपाल के बीच में हुआ था, तो कि उसी संधि के द्वारा यह बॉर्डर डिसाइड किया गया था। 1950 में, अच्छा यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जब इंडिया आज़ाद हुआ तो उसने नेपाल के साथ एक संधि किया था 1950 में, ये ध्यान रखेंगे, शांति समझौता हुआ था ये, और इसमें ये डिसाइड किया गया था कि दोनों देश एक दूसरे के देश में मुफ्त वीज़ा के साथ आ जा सकते हैं। तो ये संधि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इंडिया के साथ हुआ था, ये ब्रिटिश सरकार नहीं, इंडिया जब आज़ाद हो गया था तब उसने नेपाल के साथ समझौता किया था कि मतलब अगर कोई नेपाल का व्यक्ति है तो वो इंडिया में आकर के स्वतंत्र रह सकता है, व्यापार कर सकता है, और सेम ऐसे ही इंडिया का कोई व्यक्ति है तो वो नेपाल जा सकता है और अपना व्यापार बिजनेस जो भी कर सकता है, एकदम उसे वीजा पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं होगी। ये संधि हुई थी 1950 में, और ऐसी ही एक संधि 1949 में हुई थी दोस्तों, 1949 में हुई थी भूटान के साथ। हालांकि उस संधि में हम लोग आगे पढ़ेंगे, भूटान जब पढ़ेंगे तो 1949 में हम लोग भूटान के साथ संधि किए थे, शांति समझौता कहते हैं इसे, और 1950 में हम लोग नेपाल के साथ समझौता किए थे। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1950 में भारत नेपाल ने शांति और मित्रता संधि पर हस्ताक्षर किया था, जिससे दोनों देशों के नागरिक बिना वीजा पासपोर्ट के एक दूसरे देश में आ जा सकते हैं। और इन दोनों के बीच में विवाद भी है दोस्तों, अभी मैंने बताया था काला पानी का विवाद है, उत्तराखंड में काला पानी है, लिपुलेख एक दर्रा वाला क्षेत्र है, यहाँ पे एक दर्रा है और उत्तराखंड का सबसे बड़ा दर्रा है, और ये लिम्पियाधुरा है। ये तीनों एक पास में ही है, बिल्कुल पास में ही है, लिम्पियाधुरा काला पानी का ही एक पार्ट है, तो ये तीनों ही पास में ही है। ठीक है, तो इनमें से कोई भी दे देता है तो ये तीनों ही ध्यान रखेंगे, काला पानी हो या लिपुलेख दर्रा हो, लिपुलेख क्षेत्र का नाम है, और लिम्पियाधुरा। ठीक है, तो ये तीनों ही ध्यान रखेंगे। और आपसे पूछा जाता है ये कि जैसे लिम्पियाधुरा किन दो देशों के मध्य विवाद है, विवाद का क्षेत्र है, तो यह इंडिया और नेपाल के मध्य विवाद का क्षेत्र है, ये आप याद कर लेंगे। इसके बाद सुस्ता विवाद, यह बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में सुस्ता क्षेत्र को लेकर के विवाद है,
ये ध्यान रखेंगे, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो बिहार के स्टूडेंट हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन याद कर सके तो इसको भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, विवाद 2020 से और भी बढ़ गया। 2020 से ऐसे बढ़ गया कि नेपाल ने अपना एक नया बॉर्डर रिलीज किया था, और उस बॉर्डर में काला पानी का जो क्षेत्र था, जो कि दोनों देशों के बीच में पड़ता था, उस एरिया को नेपाल ने अपना उस मैप में दिखाया था, और इंडिया ने इस पर नाराजगी व्यक्त किया था, और यही विवाद का सबसे बड़ा कारण बना, और ये विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी भी दोनों के बीच में काफ़ी सारे विवाद बने हुए हैं। और दोस्तों एक बात मैं आपको और बताऊं, और वो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है। देखिए, भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो यूपी है, यहाँ पे देखिए, अभी मैंने बताया था यहाँ पे ये नेपाल का क्षेत्र है, नेपाल का, और यहाँ पर इधर जो है वो इंडिया का क्षेत्र है, इंडिया का, ठीक है। यहाँ पे मैप में देखिए ऊपर को, यहाँ पर दोस्तों, तो एक चीज़ जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यहाँ पे नेपाल और उत्तर प्रदेश के बीच में, यहाँ पे मैंने अभी बताया था कि इनके बॉर्डर पे तराई का क्षेत्र है। तराई का क्षेत्र मतलब दलदली क्षेत्र, दलदली क्षेत्र को तराई का क्षेत्र कहते हैं, और पथरीली क्षेत्र को भाबर का क्षेत्र। तो भाबर और तराई दोनों क्षेत्र है, पथरीली क्षेत्र भी है और दलदली क्षेत्र भी है, और इंडिया और नेपाल के बीच में ये बॉर्डर बनाता है। तो यहीं पर इनके बॉर्डर पर, यहाँ पर इनके बॉर्डर पर एक नेशनल पार्क है, इंडिया का नेशनल पार्क है ये, नेपाल का नहीं, इंडिया का। तो इंडिया का नेशनल पार्क है जिसे दुधवा नेशनल पार्क कहते हैं, दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा नेशनल पार्क, ठीक है दोस्तों। और मजेदार बात यह है कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक ही नेशनल पार्क है जिसका नाम दुधवा नेशनल पार्क है। तो पूरे यूपी में एक ही नेशनल पार्क है, और वो है दुधवा नेशनल पार्क, जो नेपाल के बॉर्डर पे है। और ये पूरे इंडिया का, ये जो नेशनल पार्क है पूरे इंडिया का एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क है जो किसी इंटरनेशनल बॉर्डर पर स्थित है, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर स्थित है दोस्तों। तो ये भी ध्यान रखेंगे, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देखिए, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित भारत का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमा पर स्थित है। तो ये ध्यान रखेंगे। और ये इंडिया में मतलब जो यूपी है वह लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट है, तो लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत ये आता है दुधवा नेशनल पार्क, ठीक है दोस्तों। अब अगला हम लोग पढ़ते हैं भूटान के बारे में। यहाँ पे ये देखिए, ये भूटान देश है, आप लोग देख पा रहे होंगे, ये इंडिया का मैप है और भूटान यहाँ पे है, ठीक है, भूटान। तो भूटान के बारे में, भारत और भूटान की सीमा से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य हम लोग देखते हैं। तो भूटान के साथ दोस्तों छोटा सा बॉर्डर लगता है 699 किलोमीटर का। हालांकि इंडिया के साथ जो सबसे छोटा इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है वो 106 किलोमीटर का बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ लगता है, अफगानिस्तान के साथ। तो ये भूटान के साथ 699 किलोमीटर का बॉर्डर है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि 1949 में इंडिया और भूटान के बीच में संधि हुआ था, एक समझौता हुआ था, जिसमें दोनों के बीच में मित्रता की संधि हुई थी। दोनों ने एक दूसरे के ऊपर भरोसा जताते हुए एक दूसरे से मित्रता की। और यहाँ पर भी वही है कि बिना वीजा पासपोर्ट के दोनों ही देशों के नागरिक एक दूसरी जगह पे आ जा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो ये कि इस संधि के द्वारा, जो 1949 में संधि हुई थी, इसके द्वारा जो भूटान है इसका सैन्य मामला, जो भूटान है इसका सैन्य मामला है वो इंडिया देखेगा, ऐसा दोनों के बीच में समझौता हुआ था। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 1949 में भूटान और इंडिया के बीच में एक समझौता हुआ था, शांति समझौता। और इस समझौते में ये भी था कि जो भूटान का सैन्य मामला होगा, यानी आर्मी वाला मामला होगा, वह इंडिया मैनेज करेगा। हालांकि यह समझौता 2007 तक चलता रहा। 2007 में भूटान ने मतलब इस संधि से कुछ चीज़ों को वापस ले लिया, जैसे कि सैन्य वाला मामला। तो अभी भी सैन्य मामला इंडिया देखता है, लेकिन भूटान के पास भी अब अपनी आर्मी है। इसके पहले भूटान के पास अपनी कोई आर्मी नहीं हुआ करती थी, वह इंडिया की आर्मी के ऊपर डिपेंड था, ठीक है दोस्तों। तो ये ध्यान रखेंगे। और जैसा कि आप लोगों ने देखा था डोकलाम विवाद, है ना, किसके साथ हुआ था? इंडिया और चाइना के मध्य।
डोकलाम विवाद। वास्तव में दोस्तों यह भूटान और चीन का मामला था, भूटान और चीन का मामला था, लेकिन भूटान का जो सैन्य मामला है वो इंडिया देखता है, इसलिए इंडिया ने यहाँ पे हस्तक्षेप किया था। देखिए 2000, ये कहानी मैं बताता हूँ आपको, 2017 की बातचीत है। 2017 में क्या हुआ कि जो चाइना है, चाइना, तो चाइना ने अपनी आर्मी जो है वो भूटान के क्षेत्र में लगा दिया था। और क्यों लगा दिया था? क्योंकि वो यहाँ से एक सड़क मार्ग बना रहा था, यहाँ से एक सड़क मार्ग बना रहा था, सड़क बना रहा था, और जिसका भूटान ने उस पर ऐतराज़ जताया था, क्योंकि जो डोकलाम वाला मामला है वह विवादित क्षेत्र था भूटान और चाइना के बीच में। तो भूटान का क्षेत्र था वो, तो भूटान ने इसमें इंडिया से मदद मांगी और इंडिया की आर्मी यहाँ पर गई थी 2017 में, और फिर चाइना ने इस काम को रोक दिया और चाइना की जो आर्मी थी वो पीछे हट गई। तो ये डोकलाम विवाद था दोस्तों। पूछा जा सकता है आपसे, डोकलाम विवाद 2017 में किसके किसके बीच में हुआ था डोकलाम विवाद? वैसे ये जो विवाद था वो भूटान और चाइना का था, लेकिन इंडिया ने यहाँ पर हस्तक्षेप किया था। हस्तक्षेप क्यों किया था? क्योंकि भूटान का जो सैन्य मामला है वो इंडिया मैनेज करता था। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, अभी भी काफ़ी हद तक इंडिया मैनेज करता है उसको। ठीक है, यहाँ पे देखिए भूटान है। अब एक चीज़ और मैं बताऊँ आपको कि भूटान से हमारे कौन कौन से स्टेट लगते हैं। तो इधर से ये सिक्किम है, यहाँ पे ये सिक्किम है, और इधर अरुणाचल प्रदेश है दोस्तों, यहाँ पे ये अरुणाचल प्रदेश है। तो सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, और दो स्टेट इधर नीचे को हैं, एक वेस्ट बंगाल है यानी कि पश्चिम बंगाल है, और एक असम है। तो सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल और असम, ये चार राज्य भूटान के साथ सीमा बनाते हैं। यहाँ पे देखिए, आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ये भूटान है, ये भूटान है। उत्तर की ओर इसका बॉर्डर चाइना के साथ लगता है। अब यहाँ पे देखिए, इधर जो है सिक्किम, सिक्किम के साथ इसका बॉर्डर लगता है, ये सिक्किम है, सिक्किम। तो इधर ये सिक्किम के साथ बॉर्डर शेयर करता है, सिक्किम के साथ। और यहाँ दक्षिण में देखिए, ये जो है ये पश्चिम बंगाल है, दक्षिण की ओर, यहाँ पे ये पश्चिम बंगाल है। तो सिक्किम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, यहाँ पर ये असम है, ये देखिए ये असम है, तो असम हो गया, और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है। तो ये चार स्टेट हो गए, सिक्किम, ये सिक्किम हो गया, सिक्किम, और यहाँ पे पश्चिम बंगाल, यहाँ पे असम, और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश। अगर इसमें आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप अपने मैप में देखिए, अपने घर पर एक मैप जरूर लगाइए। मैंने अभी आपसे रिक्वेस्ट किया था, फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग अपने घर में जहाँ पे आपका स्टडी रूम है वहाँ पर मैप जरूर लगाएं और उसको बार बार स्टडी करें दोस्तों, क्योंकि एक बार अगर आपके दिमाग में मैप सेट हो जाता है, जो कि बहुत आसान है, और ये रटने से नहीं होगा, ये बार बार मैप को देखने से होगा। एक बार अगर आपके दिमाग में मैप बैठ गया तो इतिहास, भूगोल, संविधान, अर्थव्यवस्था, जितने भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं सब काफ़ी इंटरेस्टेड लगता है, आसान लगता है, क्योंकि सारे एरिया को आप पहचानते हैं। तो चाहे हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे इकोनॉमी हो, सारी चीज़ों को आप बहुत अच्छे से याद कर पाते हैं दोस्तों। बहुत हेल्पफुल होता है अगर दिमाग में मैप है तो, इसलिए मैप को लगभग याद करने की कोशिश करिए, कौन सा स्टेट किधर है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं भूटान के बारे में। भारत और भूटान की सीमा 699 किलोमीटर की सीमा लगती है। यह पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम राज्यों से लगी हुई है। भारत और भूटान के बीच 1949 में भारत भूटान मित्रता की संधि हुई थी। 2007 में इस संधि में संशोधन किया गया और भूटान थोड़ा सा ज़्यादा स्वतंत्र हो गया। और भारत और भूटान की सीमा पर चीन का प्रभाव रोकने के लिए 2017 में डोकलाम विवाद हुआ था, अभी मैंने आपको बताया था। भारतीय सेना और भूटान के और रॉयल आर्मी के बीच घनिष्ठ संबंध है। वास्तव में भूटान की आर्मी को जो प्रशिक्षण वाला मामला है वो इंडियन आर्मी ही देखती है दोस्तों। ठीक है, प्रशिक्षित करती है, उसको ट्रेंड करती है। अब भारत और म्यांमार का मुद्दा देख लेते हैं हम लोग। भारत और म्यांमार, देखिए दोस्तों, म्यांमार इधर है, यानी कि इंडिया के ईस्ट में है, पूर्व में है ना म्यांमार। दोस्तों जो म्यांमार है उसके साथ हमारा जो बॉर्डर है, यहाँ पर देखिए ऐसे, यहाँ पे तो जो बॉर्डर है यह एक पर्वत है, यहाँ पे एक पर्वत है और उस पर्वत को कहते हैं अराकान पर्वत, अराकान पर्वत श्रेणी। तो यहाँ पर एक पर्वत श्रेणी है, पर्वतों का एक चयन है, पर्वतों का एक चयन है। तो आपसे पूछा जाता है अराकान पर्वत श्रेणी किन दो देशों के बीच में है, तो इंडिया और
म्यांमार के बीच में है, अराकान। और जो बॉर्डर की लंबाई है इंडिया और म्यांमार की, जो बॉर्डर की लंबाई है वह 1643 किलोमीटर का बॉर्डर है दोस्तों, 1643 किलोमीटर का बॉर्डर है, ठीक है। अराकान पर्वत श्रेणी इनके भारत और म्यांमार के बीच में प्राकृतिक सीमा बनाती है, तो ये भी ध्यान रखेंगे और याद कर लेंगे इसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए जो म्यांमार है वास्तव में यह इंडिया का ही पार्ट था जब ब्रिटिश सरकार ने आपको पता है ब्रिटिश सरकार ने म्यांमार के राजा के साथ 3 युद्ध लड़े थे, जिसे प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध कहते हैं, द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध कहते हैं और तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध कहते हैं, ठीक है। जो प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था, जो फर्स्ट आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था वह 1826 में हुआ था, 1826 में। जो सेकंड आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था वो 1852 में हुआ था, 1852 में। और जो थर्ड आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था वो 1885 में हुआ था, 1885 में, ठीक है दोस्तों। तो ये 3 आंग्ल बर्मा युद्ध हुए हैं। तो ये जो 1885 में थर्ड आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था, इस युद्ध में हुआ यह था कि जो ब्रिटिश सरकार थी वो इंडिया के साथ साथ म्यांमार पर भी अपना पूरा नियंत्रण स्थापित कर चुकी थी और म्यांमार पर उन्होंने लंबे समय तक शासन भी किया। लेकिन बाद में ब्रिटिश सरकार को ऐसा लगा कि म्यांमार पर शासन करने से उनको इनकम कम हो रहा है और प्रशासन का खर्च ज़्यादा आ रहा है, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, जब आपको पता है दोस्तों कि 1935 में भारत शासन अधिनियम आया था, ये सब आप पढ़ेंगे आगे, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है आपको। 1935 में जब भारत शासन अधिनियम ब्रिटिश सरकार द्वारा पास किया गया, इस अधिनियम में क्या किया गया था, इंडिया पर रूल करने के कुछ बहुत सारे नए तरीके अपनाए गए थे। तो 1935 में भारत शासन अधिनियम लाया गया था ब्रिटिश सरकार द्वारा। इसको यूं समझिए कि भारत सरकार ने, उस टाइम की जो ब्रिटिश सरकार थी, उसने भारत को रेगुलेट करने के लिए, यहाँ पर कानून व्यवस्था चलाने के लिए उन्होंने एक कानून बनाया था, जो बहुत लंबा चौड़ा कानून था, 1935। और इसी कानून में क्या हुआ था दोस्तों, ध्यान से समझिएगा कि यह जो म्यांमार है इसको इंडिया से अलग कर दिया गया था और स्वतंत्र कर दिया गया था। हालांकि म्यांमार पूरी तरीके से ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्र नहीं थी, लेकिन फिर भी ये स्वतंत्र हो चुकी थी, यानी इंडिया से अलग हो चुकी थी। तो अगर आपसे पूछे कि म्यांमार इंडिया से अलग कब हुआ था, तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा, और ईयर है 1936। 1936 में ये इंडिया से अलग हो गया था, ये ध्यान रखेंगे, इंडिया से ये अलग हो गया था, ठीक है। ये आपके नोट्स में नहीं है तो ये ऐड कर लेंगे इसको, कि भारत और म्यांमार को जो अलग किया गया था ब्रिटिश सरकार द्वारा वो भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा, और ईयर कौन सा है, 1936 है, तो ये ध्यान रखेंगे। देखिए यहाँ पे, और दोस्तों म्यांमार के साथ जो इंडिया का बॉर्डर लगाते हैं वो 4 स्टेट हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये 4 स्टेट हैं, ये याद कर लेंगे बिल्कुल। यदि ऐसे समझिए कि यहाँ पे ये म्यांमार है, इधर ये इंडिया है, तो 4 स्टेट इस तरीके से आप लिख लेंगे, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और फिर मणिपुर और फिर यहाँ पे मिजोरम। तो ये 4 स्टेट हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। और यहाँ पे जो नेचुरल बॉर्डर है, यहाँ पर जो एक नेचुरल बॉर्डर है वह एक पर्वत है दोस्तों, ठीक है, एक पर्वत है। उस पर्वत को क्या कहते हैं, अराकान योमा। योमा क्या होता है, पर्वत श्रेणी को ही तिब्बती भाषा में योमा कहते हैं। तो अराकान योमा पर्वत श्रेणी है, ठीक है, वो प्राकृतिक बॉर्डर बनाती है इंडिया और म्यांमार के बीच में। और यहाँ पे 4 स्टेट हैं, ये भी ध्यान रखेंगे, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ठीक है दोस्तों। चलिए आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। भारत और म्यांमार की जो सीमा है वो 1643 किलोमीटर की लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। यह अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम से लगी हुई है। म्यांमार दोस्तों आसियान का एक सदस्य देश है, जिससे भारत को एक्ट ईस्ट पॉलिसी में मदद मिलती है। अभी ये बता रहे हैं कि ये क्या होता है। अराकान योमा पर्वत श्रेणी दोनों देशों के मध्य प्राकृतिक सीमा बनाता है, ठीक है। बंगाल की खाड़ी में स्थित कोको द्वीप को लेकर के दोनों के मध्य विवाद भी है, तो ये ध्यान रखेंगे दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। देखिए इंडिया के ईस्ट में यहाँ ध्यान से समझिए दोस्तों, इंडिया के ईस्ट में, यहाँ इंडिया है तो इंडिया के ईस्ट में इस वाले एरिया में देखिए, यहाँ इतना,
ये सब और कुछ ये द्वीपीय देश हैं, ये सब, ये इतना पूरे एरिया में, ये तो जो पूरा एरिया है इसमें पहले 10 थे, अभी एक बढ़ गया है तो 11 देश हैं। तो इनके बीच में अभी मैं बताने नहीं जा रहा हूँ कि कौन कौन से देश हैं दोस्तों। इनके ग्रुप को आसियान कहते हैं। क्या कहते हैं? आसियान कहते हैं। इनके ग्रुप को आसियान, आसियान क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, ये सब आगे हम लोग समझेंगे, फिलहाल बस याद करिए इसको। इनके ग्रुप को आसियान कहते हैं। क्या कहते हैं? आसियान कहते हैं। तो जो म्यांमार है, और जो म्यांमार है ये आसियान देशों का एक आसियान ग्रुप का एक सदस्य देश है, इंडिया नहीं है, ध्यान रखना है, इंडिया नहीं है। तो म्यांमार जो है इन आसियान ग्रुप का एक सदस्य देश है। और इंडिया की जो पॉलिसी है वो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी का मतलब होता है कि पूर्व की ओर देखो, मतलब कि हमें यूरोप की ओर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, हमें फोकस किधर करना है, इधर अपने पूर्व के देशों के साथ, इनके साथ मित्रता स्थापित करनी है, और इसी को कहा जाता है एक्ट ईस्ट पॉलिसी। तो इंडिया म्यांमार के साथ एक बढ़िया संबंध स्थापित करने का कोशिश करता है ताकि हम अपने एक्ट ईस्ट पॉलिसी को आगे बढ़ा सकें, क्योंकि उनके पास जो है दोस्तों वो नेचुरल रिसोर्सेज बढ़िया हैं, इसके अलावा इनका इकोनॉमी भी काफ़ी अच्छा है। तो इसलिए इंडिया चाहता है कि उनके साथ एक बढ़िया संबंध स्थापित करके रखा जाए, ठीक है। और बंगाल की खाड़ी में ध्यान रखिएगा, बंगाल की खाड़ी में कोको द्वीप है जिसको लेकर के दोनों देशों के मध्य विवाद है। इसके अलावा सीमा से जुड़ी कुछ चुनौतियां भी हैं दोस्तों, जैसे देखिए इधर अभी आपने देखा था कि ये म्यांमार है, और इधर आपने देखा था म्यांमार है, और इधर आपने देखा था कि इंडिया है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए वास्तव में ये जो म्यांमार है वह बौद्ध धर्म का बहुल देश है। कौन सा धर्म का बहुल देश है दोस्तों? बौद्ध धर्म का। अभी यहाँ पे सैन्य शासन है, बौद्ध धर्म, पहले यहाँ पे लोकतंत्र चल रहा था, अभी यहाँ पे सैन्य शासन चलता है। तो यहीं पर दोस्तों म्यांमार में ही एक स्थान है रखाइन प्रांत, रखाइन प्रांत है, थोड़ा सा समझ लीजिए कहानी। तो रखाइन एरिया में मुसलमान की संख्या काफ़ी अच्छी खासी थी, मुसलमानों की, और इस एरिया में मुसलमानों और बौद्धिस्टों के बीच में, यानी कि इस्लाम धर्म को फॉलो करने वाले और बौद्ध धर्म को फॉलो करने वाले, इन दोनों के मध्य टकराव की स्थिति हुई, और टकराव की स्थिति हुई, इन मुसलमानों को रोहिंग्या कहते थे। तो इनके बीच में जो म्यांमार सरकार थी, और जो बाकी यहाँ पे आपको पता है कि बौद्ध धर्म का बहुल देश है, तो उन्होंने इनके और इनके बीच में टकराहट की स्थिति हुई, और जो सरकार थी उन्होंने यहाँ पे आर्मी के द्वारा इनको टॉर्चर करना शुरू कर दिया, और दोनों के बीच में काफ़ी झड़प भी हुई थी। तो ये जो रोहिंग्या मुसलमान थे उन्होंने इस म्यांमार को छोड़ करके वो इंडिया की ओर भाग चले। तो उन्होंने बांग्लादेश में और इंडिया में शरण ले रखी है। तो इन्हीं को कहा जाता है रोहिंग्या शरणार्थी, रोहिंग्या मुसलमान। तो ये एक शरणार्थी हैं, और ये अवैध शरणार्थी हैं दोस्तों। ये यहाँ से आ करके इंडिया में बसे हुए हैं अवैध तरीके से, जो कि कई सारी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करते हैं। तो भारत सरकार की पॉलिसी है, अभी भारत सरकार की कोशिश है कि इन रोहिंग्या मुसलमानों को पहचान करके इनको वापस से इनके देश में शिफ्ट किया जाए, ठीक है। इसके अलावा खुला बॉर्डर है, इस एरिया में भी काफ़ी खुला बॉर्डर है। तो म्यांमार के क्षेत्र से काफ़ी नशीली पदार्थ और जो तस्करी है वो सब किया जाता है। इस म्यांमार के क्षेत्र से इंडिया में काफ़ी तस्करी किया जाता है दोस्तों। अब देखते हैं भारत और बांग्लादेश के मध्य जो सीमा है उससे जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो रेड कलर में दिखाई दे रहा होगा ये बांग्लादेश है, ठीक है ना, बांग्लादेश है दोस्तों। जो बांग्लादेश है इसकी थोड़ी सी मैं कहानी बताता हूँ आपको। देखिए पहले ये पाकिस्तान, यहाँ पे ये पाकिस्तान है, इंडिया है, और ये बांग्लादेश है। ये ब्रिटिश सरकार जो है इन तीनों पर एक साथ रेगुलेट करती थी, तीनों को एक साथ कंट्रोल करती थी। फिर ब्रिटिश सरकार, फिर 1947 में देश आज़ाद हुआ, और जब देश आज़ाद हुआ तो आपको पता है कि इंडिया को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। एक पाकिस्तान बना पश्चिम में, और पूर्व में भारत बना। लेकिन मैं आपको बताऊं दोस्तों, जो पाकिस्तान है उसने इंडिया के पूर्व वाले क्षेत्र में भी, यहाँ पर भी एक खंड इधर भी लिया, यानी कि जो पाकिस्तान है वो इंडिया के दो तरफ उन्होंने जमीन ली।
एक इंडिया के पश्चिम में और एक इंडिया के पूर्व में। यानी कि देश तो दो बने, इंडिया और पाकिस्तान, लेकिन खंड तीन हुए। ठीक है, एक इंडिया, एक पश्चिमी पाकिस्तान, एक पूर्वी पाकिस्तान। तो इसे उस समय पूर्वी पाकिस्तान कहते थे, पूर्वी पाकिस्तान। और ये पाकिस्तान का ही पार्ट हुआ करता था 1947 से। लेकिन 1947 से लेकर के 1971 तक, 1947 से लेकर के 1971 तक ये देखा गया कि इन दोनों के बीच में खुद टकराहट की स्थिति आ गई। यानी पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, इन दोनों के बीच में टकराव की स्थिति होने लगी। जो पूर्वी पाकिस्तान था, इसका आरोप था कि यहाँ की जो सरकार है, यानी जो पश्चिमी पाकिस्तान की सरकार है, वह हम लोगों को अनदेखा करती है, हमारे रिसोर्सेज को यूज करते हैं वो अपने फायदे के लिए। तो उन्होंने क्या किया, स्वतंत्रता की मांग कर दी कि हमें पाकिस्तान के साथ नहीं रहना है और हमें स्वतंत्र रूप से एक अलग देश के रूप में स्थापित होना है। और दोस्तों 1971 में इन्हीं दोनों के बीच में गृह युद्ध छिड़ गया, यानी आपस में टकराहट की स्थिति हो गई, जिसके लीडर थे मुजीबुर रहमान। और मुजीबुर रहमान को मतलब बांग्लादेश का राष्ट्रपिता कहते हैं, तो वही मुजीबुर रहमान थे। उन्होंने मतलब इसको लीड किया था। और दोस्तों 1971 में पाकिस्तान ने इस पूर्वी पाकिस्तान को कंट्रोल करने के लिए, पूर्वी पाकिस्तान को कंट्रोल करने के लिए आर्मी का सहारा लिया। उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पे आर्मी भेज दिया और नरसंहार होने लगा। और जब नरसंहार शुरू हो गया तो यहाँ बांग्लादेशी जो शरणार्थी थे या जो लोग थे, वो भाग करके इंडिया में आकर के इंडिया में निवास करने लगे, इंडिया से मदद मांगने लगे। और इसी बीच में 1971 में इसी मुद्दे को लेकर के, शरणार्थी मुद्दों को लेकर के ही इंडिया और पाकिस्तान के मध्य टकराहट की स्थिति हुई और देखते ही देखते दोनों के मध्य वार हो गया 1971 में। तो 1971 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ और इसमें इंडिया जो सपोर्ट कर रहा था वो पूर्वी पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था, पूर्वी पाकिस्तान को। तो पूर्वी, वास्तव में जो ये लड़ाई थी वो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान की थी, लेकिन इंडिया के साथ इसका मतभेद हुआ, टकराहट हुई और फिर वो वार हो गया। और इसमें हुआ ये कि इंडिया की जीत हुई। और इंडिया की जीत हुई दोस्तों, तो ये जो पूर्वी पाकिस्तान हुआ, पूर्वी पाकिस्तान एक नए देश के रूप में स्थापित हो गया, जिसे बांग्लादेश कहते हैं। तो वास्तव में बांग्लादेश का जो निर्माण हुआ वो 1971 में हुआ। 1971 से पहले यह पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये बांग्लादेश है दोस्तों, इसके इधर देखिए ये इंडिया है, ये इंडिया है, इधर ये नेपाल है, इधर ये भूटान है। लेकिन बांग्लादेश जो है वह दो देशों के साथ बॉर्डर शेयर करता है, एक तो इंडिया है और इधर नीचे से देखिए, यहाँ पे नीचे से देखिए ये म्यांमार है। तो जो बांग्लादेश है वो दो देशों के साथ बॉर्डर शेयर करता है, एक इंडिया के साथ तीन ओर से तो कह लीजिए 3 ओर से, तो वो इंडिया से ही बॉर्डर शेयर करता है। और यहाँ पर दक्षिण में ये समुद्र है, ठीक है, और यहाँ पर थोड़ा सा ये म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करता है बांग्लादेश। अब दोस्तों जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो मैं बताता हूँ। बांग्लादेश का जो निर्माण हुआ वो 1971 में हुआ, ये आप ध्यान रखेंगे। इंडिया के साथ जो सबसे लंबी बॉर्डर है, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है, वो बांग्लादेश के साथ ही है। 4096 किलोमीटर का बॉर्डर लगता है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखेंगे, बार बार पूछा जाता है। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो बॉर्डर है उसकी लंबाई कितनी है, 4096। और ये इंडिया के साथ लगने वाला सबसे लंबा इंटरनेशनल बॉर्डर है किसी भी देश का सबसे लंबा इंटरनेशनल बॉर्डर है, तो ये ध्यान रखेंगे 4096। ठीक है, इसके बाद दोस्तों कौन कौन से स्टेट हैं जो बॉर्डर लगाते हैं, तो यहाँ पे देखिए इस ओर जो है वो पश्चिम बंगाल है दोस्तों, ये पश्चिम बंगाल है, इधर पश्चिम बंगाल है। यहाँ पर ये असम है, इस तरीके से असम है, मैं अभी दिखाऊंगा आपको, ये असम है। और यहाँ पर है, इसके असम के नीचे यहाँ पर है मेघालय, यहाँ पे मेघालय। तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, यहाँ पे मेघालय है, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, और यहाँ पे है त्रिपुरा, और यहाँ पे है मिजोरम। तो 5 देश हैं दोस्तों। पश्चिम बंगाल ध्यान रखेंगे, वेस्ट बंगाल, असम ध्यान रखेंगे, असम के बाद मेघालय ध्यान रखेंगे, मेघालय के बाद त्रिपुरा ध्यान रखेंगे, और त्रिपुरा के बाद मिजोरम ध्यान रखेंगे, मिजोरम। और ये भी कई बार पूछा जाता है दोस्तों कि बांग्लादेश के साथ ये इसका बॉर्डर भी बहुत इंपॉर्टेंट है,
एक नेपाल के साथ बॉर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके साथ भी बॉर्डर इंपॉर्टेंट है। ये पूछे जाते हैं आपसे कि कौन सा स्टेट बॉर्डर लगाता है, कौन सा स्टेट बॉर्डर नहीं लगाता है, किस देश के साथ बॉर्डर लगाता है, तो ये आपको याद करना पड़ेगा दोस्तों। और ये रट्टा मारने से नहीं होगा, ये मैं बता रहा हूँ आपको, फिर से बता रहा हूँ कि मैप देखने से होगा। बार बार मैप देखेंगे चीज़ें याद हो जाएंगी। यहाँ पे देखिए ये बांग्लादेश है, ये अगर आप देख रहे होंगे तो ये बांग्लादेश है। तो यहाँ पे देखिए ये पश्चिम बंगाल है, यहाँ पे देखिए इधर ये पश्चिम बंगाल के साथ बॉर्डर है। इसके बाद ये देखिए असम के साथ बॉर्डर है, असम के साथ दो ओर से है, एक तो यहाँ पे असम है और एक यहाँ पे असम है। तो असम के साथ ये पश्चिम बंगाल है, ये असम के साथ, और ये देखिए ये मेघालय है, ये मेघालय है। तो मेघालय, तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल हो गया, यहाँ पे असम दो तरफ से हो गया, दो ओर से। ये जो पार्ट है, जो बॉर्डर है, ये मेघालय का बॉर्डर है। और यहाँ पर ये त्रिपुरा का बॉर्डर है दोस्तों, त्रिपुरा का। और ये मिजोरम का बॉर्डर है, नीचे देखिए मिजोरम का, ये मिजोरम का बॉर्डर है, मिजोरम का बॉर्डर है यहाँ पे। अब दोस्तों जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर भी, वो ये जरूर ध्यान रखेंगे कि भारत का एकमात्र ऐसा राज्य जो 3 ओर से किसी इंटरनेशनल बॉर्डर से घिरा हुआ है, तो वो त्रिपुरा है। त्रिपुरा 3 ओर से इंटरनेशनल बॉर्डर से घिरा हुआ है किसी एक ही देश के साथ। वैसे तो सिक्किम भी है, वैसे तो कई सारे देश हो सकते हैं, 1-2 देश और हो सकते हैं, लेकिन एक ही देश से जो 3 ओर से घिरा हुआ हो, एक ही देश से जो 3 ओर से घिरा हुआ हो, वो त्रिपुरा है। देखिए यहाँ पे 3 ओर से घिरा हुआ है, इधर देखिए यहाँ पे, तो ये त्रिपुरा है। ये वाला जो राज्य है वो त्रिपुरा है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, तो ये ध्यान रखेंगे, त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान से समझिएगा, जो त्रिपुरा और बांग्लादेश का बॉर्डर है उसे शून्य लाइन कहते हैं, जीरो लाइन कहते हैं, जीरो लाइन या शून्य लाइन। ठीक है, अगर आपसे पूछें कि शून्य लाइन किन 2 देशों के बीच में है, तो इंडिया और बांग्लादेश। और किस राज्य के बॉर्डर को कहते हैं, तो ये त्रिपुरा के बॉर्डर को 0 डिग्री लाइन कहते हैं। 0 डिग्री नहीं है, 0 लाइन कहते हैं या शून्य लाइन कहते हैं। ये भी आप याद कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो आइए देखते हैं, भारत और बांग्लादेश की सीमा 4096.7, तो 4096 आप ध्यान रखिएगा किलोमीटर की लंबी सीमा है, जो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। यह पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम 4 राज्य हैं। ठीक है ना, तो 5 राज्य ना, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम 5 राज्य हैं। तो इन 5 राज्यों से बॉर्डर लगता है। और इसमें भी ध्यान रखिएगा, जो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल ये सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है पूरे इंडिया में। पूरे इंडिया में सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो कोई राज्य बनाता है, तो वो कौन बनाता है, पश्चिम बंगाल बनाता है। बांग्लादेश से सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल का लगता है, ये ध्यान रखेंगे। पश्चिम बंगाल सबसे लंबा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला राज्य है। बांग्लादेश पहले जो है दोस्तों, बांग्लादेश पहले पाकिस्तान का ही हिस्सा था, जिसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 में युद्ध हुआ, जिसके बाद बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बन गया। 1974 में इंदिरा वही मुजीबुर रहमान थे, दोनों के बीच में एक संधि हुई थी, समझौता हुआ था, जिससे ये कहा गया था कि दोनों देशों के बीच में जितने भी डिस्प्यूट हैं, जितने भी विवाद हैं, उनको सुलझाया जाएगा बहुत जल्दी ही दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पर एक क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको याद कर लेना है। ठीक है, 2015 में इंडिया के बीच में ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर देखिए इस मैप को। दोस्तों वास्तव में इंडिया और जो बांग्लादेश है, इन दोनों के बीच में बॉर्डर जो है वो काफ़ी टेढ़े मेढ़े हैं, और यहाँ पर सुंदरबन का डेल्टा है और दलदली क्षेत्र है थोड़ा। तो इस बॉर्डर को सीधा करने के लिए, इस बॉर्डर को थोड़ा सीधा सा करने के लिए, इधर कुछ गांव हैं, इनक्लेव हैं, छोटे छोटे एरिया को इनक्लेव कहते हैं। तो उस एरिया का आदान प्रदान करके बॉर्डर को सीधा करने का प्रयास किया गया। ठीक है दोस्तों, और आपको पता है कि जब भी इंडिया का कोई छोटा एरिया संधि या समझौते के द्वारा किसी दूसरे देश को दिया जाएगा, तो वह संविधान में संशोधन करने के बाद ही दिया जा सकता है, अपने मन से नहीं। यानी कि अगर प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद या राष्ट्रपति या कोई भी ऐसा चाहे कि इंडिया का कोई क्षेत्र किसी दूसरे देश के साथ किसी संधि समझौते के तहत दे दिया जाए, इंडिया का कोई छोटा सा ही एरिया दे दिया जाए, भले ही बदले में इंडिया को मिल भी रहा हो,
लेकिन इंडिया का कोई भी एरिया किसी दूसरे देश को बिना संविधान में संशोधन किए नहीं दिया जा सकता। संविधान में संशोधन करना अनिवार्य होगा। वो संधि समझौते के तहत दिया जा सकता है, लेकिन ध्यान रखना है संविधान में संशोधन किया जाना अनिवार्य है। और दोस्तों इसीलिए 100वां संविधान संशोधन किया गया है संविधान में। वैसे एरिया का आदान प्रदान करने के लिए 2 संशोधन किए गए हैं संविधान में। एक 9वां संविधान संशोधन भी इसी से रिलेटेड है। एक 9वां संविधान संशोधन जो 1960 में किया गया था, और एक 100वां संविधान संशोधन 2015 में किया गया। आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 100वां संविधान संशोधन 2015 में किया गया। तो ये क्यों किया गया था? ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो क्षेत्र हैं उनके आदान प्रदान करने के लिए। तो इसके द्वारा क्या किया गया, इंडिया के 111 जो इनक्लेव थे यानी छोटे छोटे एरिया थे वह बांग्लादेश को दिए गए, और 51 जो इनक्लेव थे वो बांग्लादेश से इंडिया को दिए गए। और काफ़ी हद तक दोनों के बीच में बॉर्डर को सीधा करने का प्रयास किया गया। वैसे वो रोड बनाने के लिए, गलियारा बनाने के लिए वो किया गया था, वो हम आगे समझेंगे। ठीक है दोस्तों, तो 2015 में भूमि सीमा समझौते के तहत दोनों देशों में 162 देशों का आदान प्रदान किया गया था, और इसमें 111 इंडिया ने दिया था और 51 इंडिया को मिला था। और आपसे पूछा जाता है कि ये किस संशोधन द्वारा ऐसा किया गया, तो 100वां संविधान संशोधन किया गया था 2015 में। ये ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है 100वां संविधान संशोधन। और हाल फिलहाल का है, मतलब अभी इसको हुए ज़्यादा दिन नहीं हुआ, 9 साल ही हुए हैं। तो ये पूछे जाते हैं ऐसे संशोधन, ठीक है, जो बॉर्डर के आदान प्रदान के लिए था। तो ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों बंगाल की खाड़ी में 2 द्वीप हैं, उन द्वीपों को ध्यान रखेंगे। 2 द्वीप, एक न्यूमोर द्वीप है, न्यूमोर नहीं है, न्यूमोर द्वीप है, और एक गंगा सागर द्वीप है। आगे हम द्वीपों में पढ़ेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे आपको बहुत डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। बस ये समझेंगे कि 2 द्वीप हैं, एक न्यूमोर द्वीप और एक गंगा सागर द्वीप। इन दोनों द्वीपों को लेकर के दोनों के बीच में डिस्प्यूट है, यानी कि विवाद है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। इसके बाद दोस्तों दोनों देशों के बीच में तिस्ता नदी के एक नदी है जो सिक्किम से निकल करके और पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में जाती है, जिसे तिस्ता के नाम से जाना जाता है। कौन सी नदी है ये दोस्तों? तिस्ता नदी। तो ये उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है, ऐसे समझिए, ऐसे ऊपर से नीचे की ओर। तो ऊपर ये सिक्किम में है, उसके नीचे वेस्ट बंगाल में है, और फिर ये चली जाती है बांग्लादेश में। और बांग्लादेश का आरोप है कि जो पश्चिम बंगाल है ये इस नदी का पानी काफ़ी हद तक यूज कर लेता है और हमें काफ़ी कम पानी मिलता है। तो तिस्ता नदी के पानी को लेकर के, ये नदी है, इसके जल बंटवारे को लेकर के दोनों देशों के बीच में विवाद है। ये जब हम नदी पढ़ेंगे तो वहाँ पर अच्छे से समझेंगे। फिलहाल बस इसको याद कर लीजिएगा कि तिस्ता नदी के जल बंटवारे को लेकर के इंडिया और बांग्लादेश के मध्य विवाद है दोस्तों, ठीक है। और सीमा से जुड़े कुछ मुद्दे भी हैं, अवैध प्रवास, घुसपैठ, विशेषकर पश्चिम बंगाल और असम के क्षेत्र से, ठीक है, होता रहता है। क्योंकि यहाँ पर भी बॉर्डर बिल्कुल सील्ड नहीं है, बल्कि काफ़ी खुला बॉर्डर भी है काफ़ी एरिया में, क्योंकि बहुत दुर्गम क्षेत्र है, दलदली क्षेत्र है और मतलब जंगल वाला एरिया है। तो इसलिए सारे एरिया को सील्ड करना काफ़ी चुनौतीपूर्ण है। तो काफ़ी हद तक खुला भी बॉर्डर है, जहाँ से बहुत तरह के घुसपैठ होते रहते हैं इंडिया में। गैर कानूनी व्यापार भी हो जाता है, जैसे गायों की तस्करी, नशीले पदार्थों की तस्करी, ये सब भी बहुत बड़े पैमाने पर होता है। नदियों के बंटवारे को लेकर के गंगा नदी और तिस्ता नदी, स्पेशली तिस्ता नदी के बारे में आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये ध्यान रखेंगे। तिस्ता नदी के जल को लेकर के दोनों देशों के मध्य विवाद है, ये नदी वाले चैप्टर में हम लोग समझेंगे। रोहिंग्या शरणार्थी संकट यहाँ से भी बना हुआ है, जो कि आपने देखा होगा दोस्तों, मैंने भी बताया था कि जो बांग्लादेश है उसका बॉर्डर इंडिया के साथ तो लगता ही है, लेकिन म्यांमार के साथ भी लगता है। यहाँ पे देखिए म्यांमार के साथ भी लगता है। तो जो रोहिंग्या शरणार्थी हैं वो पहले तो बांग्लादेश में आते हैं, इधर से बांग्लादेश में आते हैं, और बांग्लादेश से फिर वो इंडिया के दूसरे एरिया में जाकर के घुसपैठ करते हैं, ठीक है। तो जो शरणार्थी हैं रोहिंग्या, वो तो हैं तो बेसिकली म्यांमार के, लेकिन वो म्यांमार के रास्ते होते हुए फिर बांग्लादेश में आते हैं और बांग्लादेश से फिर पूरे इंडिया में जाते हैं दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, बाकी ढेर सारी शुभकामनाएं आपको दोस्तों। ऐसे ही आप पढ़ते रहिए, और वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, और जो चीज़ें आपको न समझ में आए वो भी कमेंट करिए दोस्तों। और अगर क्लास आपको अच्छा लगा
तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जिनको इस वीडियो की नीड हो। दोस्तों, आप लोगों का जो लाइक होता है और जो कमेंट होता है यह हमें मोटिवेट करता है और हमें सुझाव देता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। बाकी दोस्तों, जल्दी ही मिलते हैं अगली क्लास में। ढेर सारी शुभकामनाएं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।